नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। हिंदी साहित्य के जो ऑडियो वीडियो क्लासेस चल रहे हैं उन्हें आप देखते रहिएगा। इनके साथ साथ मैं पीडीएफ के साथ आपको समझा रही हूँ। आप इसके नोट्स बनाते रहें। आपने अगर हमारी बुक ली है तो उससे पढ़ते रहें, या आप किसी और नोट से भी पढ़ रहे हैं तो उससे पढ़ते रहें। पढ़ने के साथ साथ लिखने की प्रैक्टिस करते रहें। बार बार मैं यही बोलती हूँ, लिखना बहुत अनिवार्य है। लिखना ही आपको पास कराएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है चंद्रगुप्त में इतिहास और कल्पना। चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद का आपके सिलेबस में है बिहार पीसीएस में। इसमें बताया गया है, इसमें क्वेश्चन आता है कि इसमें इतिहास और कल्पना का मिश्रण है या कहाँ पर इतिहास है, कहाँ पर कल्पना है। तो इस पर देखते हैं। हिंदी ही नहीं अन्य भाषाओं के साहित्य में भी ऐतिहासिक नाटक की अभी ऐसी कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती है जो उसकी सभी विशिष्टताओं और बारीकियों को समेटने वाली हो। आई रिवनर ने ऐतिहासिक नाटक को इतिहास के उद्देश्य को लेकर लिखी गई एक नाटकीय व्यवस्था कहा है। प्रसाद इतिहास के अध्येता व साहित्यिक सर्जक रहे हैं। उन्होंने इन दोनों का समन्वय करने का गंभीर प्रयास किया। इतिहास का और कल्पना का समन्वय करने का प्रयास किया है। प्रसाद पूर्व नाटकों की ऐतिहासिकता आमतौर पर प्रामाणिक नहीं रही है। नील देवी पहला ऐतिहासिक नाटक माना जाता है, जबकि उसकी नायिका नील देवी ही अनैतिहासिक है। प्रसाद के नाटक इतिहास प्रमाणित हैं, परंतु प्रसाद ने उनमें कल्पना का भी समन्वय किया है। यानी कि इनके जो पात्र हैं, जैसे चंद्रगुप्त है या स्कंदगुप्त है या ध्रुव स्वामिनी है, ये ऐतिहासिक पात्र हैं। चंद्रगुप्त वास्तव में राजा था, चाणक्य वास्तव में उनका गुरु था, तो ये सजीव लगने लगते हैं। जबकि इसमें उन्होंने कल्पना का भी मिश्रण किया है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा लगता है जैसे हम इतिहास ही पढ़ रहे हैं। कल्पना साहित्य के लिए अनिवार्य तत्व है। यदि रचना पूर्णतः ऐतिहासिक होगी तो फिर इतिहास ही बन जाएगी, फिर वो साहित्य कैसे रह जाएगी। इतिहास तथ्य नाम घटना आदि का विवरण मात्र होता है, यह बाह्य चित्र है। कल्पना तथ्यों में अंतर जीवन के रंग भरती है। साहित्य में उसी से प्राणवत्ता आती है। जैसे चंद्रगुप्त के बारे में आप इतिहास में पढ़ते हैं और चंद्रगुप्त नाटक पढ़ते हैं, दोनों में क्या फ़र्क दिखाई देता है। जब आप इतिहास में पढ़ते हैं तो सीधा सीधा बताया जाता है चंद्रगुप्त राजा था मगध का, चंद्रगुप्त का गुरु चाणक्य था, चंद्रगुप्त को कोई क्षत्रिय मानता है, कोई शूद्र राजा मानता है, चंद्रगुप्त जैन अनुयायी था। इस तरह के फैक्ट आपको दिए जाते हैं। जबकि जब चंद्रगुप्त नाटक पढ़ेंगे तो चंद्रगुप्त का जीवन जिया हुआ दिखाई देता है और वो हमारे दिमाग को जैसे चित्र में चलता है तो ज़्यादा याद रह जाता है। साहित्य में उसी से प्राणवत्ता। मोहन राकेश ने लहरों के राजहंस की भूमिका में कहा है, इसे आप कोट कीजिएगा। मोहन राकेश ने इस तरह साहित्य में इतिहास अपनी यथातथ घटनाओं में व्यक्त नहीं होता, घटनाओं को जोड़ने वाली ऐसी कल्पनाओं में व्यक्त होता है जो अपने ही एक नए और अलग रंग में इतिहास का निर्माण करती है। मतलब इतिहास घटनाओं, जो साहित्यिक इतिहास होता है वो घटनाओं का विवरण मात्र नहीं होता, बल्कि उसमें कल्पनाओं के साथ एक अलग ही रंग और ढंग से इतिहास का निर्माण होता है। प्रसाद कल्पना का प्रयोग अपने अर्थ भरने के लिए करते हैं, साथ ही इतिहास की टूटी कड़ियाँ जोड़ने के लिए भी। विशाख नाटक की भूमिका में प्रसाद ने कहा है कि इतिहास का अनुशीलन किसी भी जाति को अपना आदर्श संगठित करने के लिए अत्यंत लाभदायक होता है, क्योंकि हमारी गिरी दशा को उठाने के लिए हमारी जलवायु के अनुकूल जो हमारी जातीय सभ्यता है उससे बढ़कर उपयुक्त और कोई भी आदर्श हमारे अनुकूल होगा कि नहीं, इसमें हमें पूर्ण संदेह है। प्रसाद जब लिख रहे थे तब अंग्रेजों का काल था। छायावादी कवि है, उसके बाद नाटक भी लिखते हैं। इतिहास, ऐसे लोगों का इतिहास लिखने से क्या होता है कि जो अंग्रेज लोग कर रहे थे या जो विदेशी हमारे साथ कर रहे थे और हमें बता रहे थे कि हम किसी लायक नहीं हैं, हम कायर हैं, हम किसी लायक नहीं है, गंवार हैं, तो इतिहास जब हम इस तरह से बहादुरी भरा इतिहास पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि हम पहले से मजबूत थे, हम कमज़ोर नहीं थे। हमने ये क्यों मान लिया कि हम कमज़ोर हैं?
तो ये हमारे अंदर ताकत का संचार करता है, हमको जागृत करता है। चंद्रगुप्त की रचना के लिए जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक तथ्यों की गहरी छानबीन की है। जैसे लड़कियों को कमजोर कह देते हैं लोग, लेकिन झांसी की रानी की कहानियां हमको क्यों सुनाई जाती हैं? ताकि ये लगे कि वो एक लड़की होकर इतना बड़ा युद्ध कर सकती थी, जिसके लिए यूरोज ने कहा कि वो अकेली मर्द थी। वैसे मुझे तो इस बात से भी ऐतराज है कि वो मर्द क्यों थी, वो औरत होकर ही लड़ी, बाकी मर्द थे, वो औरत थी, पर वो उन मर्दों से ज़्यादा ताकतवर थी, उसे मर्द की संज्ञा क्यों दी जाए? लोग कहते हैं, यूरोज ने कहा था कि लड़ने वालों में अकेली मर्द थी वो, लेकिन मुझे इस बात से भी ऐतराज़ होता है। मुझे लगता है कि मर्द कह देना कोई ज़रूरी नहीं है, औरतें अपने आप में ताकतवर होती हैं, शक्ति का रूप है औरत। तो झांसी की रानी मर्द नहीं, औरत होकर ही ताकतवर थी। चंद्रगुप्त की रचना के लिए जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक तथ्यों की गहरी छानबीन की है। आरंभ की लगभग 40 पृष्ठों की भूमिका इसका प्रमाण है। प्रसाद के मान इतिहासकारों के मतों के अनुशीलन के साथ ही पुराणों, महावंश, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस आदि, कोटा के कण्वाश्रम के शिव मंदिर के संवत 795 के एक शिलालेख आदि से उपलब्ध साक्ष्यों की भी छानबीन की। इतना सब कुछ पढ़ा। इतिहासकारों में उन्होंने B.A. स्मिथ, मैक्स मूलर, R.C. दत्त, कर्नल टाड, जस्टिस तेलंग तथा इंपीरियल गजेटियर के साक्ष्यों पर विचार किया। इतनी लंबी छानबीन के बाद उन्होंने अपना मत स्थिर किया है। चंद्रगुप्त के कथानक के मूल बिंदु इतिहास सम्मत है। नंद द्वारा अपमानित होने पर चाणक्य की उसे समूल नष्ट करने की प्रतिज्ञा, चाणक्य का किशोर चंद्रगुप्त से प्रभावित होना और शिक्षा के लिए तक्षशिला ले जाना, चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक, सेल्यूकस का भारत पर आक्रमण, चंद्रगुप्त की रणनीति और शक्ति से उसका पराभूत होना, चंद्रगुप्त और सेल्यूकस की संधि, कार्नेलिया और चंद्रगुप्त द्वारा विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना। कथा के ये बिंदु लगभग सभी इतिहासों द्वारा मान्य हैं। उपर्युक्त ऐतिहासिक साक्ष्यों से प्रमाणित है कि चंद्रगुप्त नाटक के कथानक का मूल ढांचा ऐतिहास सम्मत है, किंतु पूरे नाटक में कथा संरचना में प्रसाद ने कल्पना का खूब प्रयोग किया है। प्रसाद द्वारा कल्पित वृत्त निम्नांकित हैं। प्रसाद ने पूर्व पौरस और पर्वतेश्वर को मिलाकर एक कर दिया है। उसका परवर्ती चरित्र काफी गिरा हुआ है। राक्षस के व्यक्तित्व को प्रसाद ने बहुत हल्का कर दिया है, वह कहीं से चाणक्य का प्रतिद्वंदी नहीं लगता। मालवगण और क्षुद्रकों की सेना का नेतृत्व चंद्रगुप्त ने किया था, इसका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त ने निर्णायक युद्ध में अंबिक ने चंद्रगुप्त का साथ दिया था और इसी युद्ध में वह मारा गया था, यह भी कल्पना है। उसका अलका और सिंहरण का प्रणय व्यापार भी कल्पित है। सरस्वती मंदिर के उपवन में कल्याणी पर अहेरी चीता का आक्रमण तथा चंद्रगुप्त द्वारा उसकी रक्षा आदि प्रसाद की कल्पना की उपज है। सुवासिनी और मल्लिका इन दोनों से संबंधित कथावृत्त पूर्णतः काल्पनिक है। कल्याणी द्वारा पर्वतेश्वर के वध की घटना भी कल्पित है। सिंहरण और अलका के ब्याह के उत्सव में सिकंदर यवन सैनिकों तथा मालवों के उपस्थित होने तथा पर्वतेश्वर के द्वारा आत्महत्या का प्रयास करने का कार्य भी पूरा कल्पित है। चंद्रगुप्त में प्रसाद ने इतिहास के साथ कल्पना का संयोजन नाटक के मूल उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया है। चंद्रगुप्त की कथा के माध्यम से वे उन मूल्यों को उभारना चाहते हैं जिन्हें चरितार्थ करके हम अपने राष्ट्र को शक्तिशाली और समर्थ बना सकते हैं। छोटे छोटे स्वार्थों से ऊपर उठकर मानवोचित औदार्य से अपने आचरण को मंडित कर सकते हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि प्रसाद ने इतिहास चेतना को मूल चेतना से संश्लिष्ट करके अपनी अद्भुत रचनात्मक क्षमता का परिचय दिया है। तो ये था इतिहास और कल्पना का समन्वय जो चंद्रगुप्त ने किया। इस पर बहुत प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। आप इसे तैयार कर लीजिएगा, इसके आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए। हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर भी हमको लिख सकते हैं। धन्यवाद।